हेलो एवरीवन, आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल मैक इन शॉर्ट में। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको आप काफ़ी नामों से जानते हैं। मॉस, इट इज़ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो ये सब का मतलब एक ही है, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसके कई नाम हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट जो है मैं क्यों पढ़ूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सिंपल वे में मैं इसको बोलूँगा, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। जैसे मैकेनिक्स का नाम आता है आप लोग समझ जाते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमने पढ़ा था, पर हमने वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें लगने वाले स्ट्रेसेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन, ये सब हमने नहीं पढ़ा था। वहाँ हम कुछ और ही पढ़ रहे थे। वहाँ हम पढ़ रहे थे कि अगर इट इज़ एक्चुअली बिहेवियर ऑफ बॉडी जो हम पढ़ते हैं, बॉडी जो है रेस्ट में हो सकती है या आपकी मोशन में हो सकती है ना, डायनामिक मोशन, डायनामिक बॉडी हो सकती है। उसके बाद आपने देखा था कि डायनामिक में काफ़ी जगह आप फोर्सेस को कंसिडर करते थे जो कि है काइनेटिक्स, और जहाँ नहीं करते थे जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो गाइस देखिए, सही बात बोलूँ तो आपको मैकेनिक्स से सिर्फ एक पोर्शन उठाना है जिसका नाम है स्टैटिक्स। वो क्यों उठाना है? क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम फोर्सेस का एनालिसिस करने वाले हैं, और जहाँ फोर्सेस आते हैं वहाँ एक चीज़ तो ज़रूर आती है। क्या आता है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हर बॉडी यूनिवर्स में एक कोशिश जरूर करती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ़र्क क्या है? देखिए वहाँ पे जब भी आपने किसी बॉडी के ऊपर एनालिसिस किया था तो टोटली आपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स को पढ़ा था, जैसे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी क्या रही होगी, एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये सब पढ़ा आपने। उस पर लगने वाले फोर्सेस हैं उनको आपको बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम में लाना है। उसके लिए आपके पास 3 इक्वेशंस हुआ करती थी। summation of all the horizontal forces should be 0, summation of all the vertical forces should be 0, summation of all the forces about any single point should also equal to 0। ये सब आपने पढ़ा था। आप कई लॉज भी यूज़ कर चुके हैं। पॉलीगन लॉ आपने यूज़ किया, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ आपने यूज़ किया होगा, पैरेललोग्राम आपने यूज़ किया होगा, है ना। आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ना एक चीज़ नहीं पढ़ी जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ। सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जनरली अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कंसिडर करते हुए चलें तो मेरे पास फिलहाल सिर्फ फोर्स है, एक बॉडी है, कुछ भी फ्रेम में और मेरे पास कुछ नहीं है। ना ही मैंने बोला कि किसी सरफेस पे रखी है जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है या कोई और फोर्स लगा है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ सिंपल सी बात बोली, बॉडी है, फोर्स लगा दिया, क्या हुआ होगा, बॉडी जो है मेरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ये उसकी टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि एक काम करते हैं, मैंने इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा दिया जिसका मैग्नीट्यूड रहा होगा F/2। आप में से बहुत सारे लोग एकदम से जवाब देंगे कि तो उससे क्या होता है, बॉडी तो अभी भी इधर मूव करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास F फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जब हम समेशन वाला प्रिंसिपल लगाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का तो मुझे पता चलेगा इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने F/2 फोर्स हटा के मैंने इसकी जगह F फोर्स ही लगा दिया। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी हो गया, क्या इक्विलिब्रियम में आ गया, तो खत्म हो गया कहानी अपना मैकेनिक्स का कि F फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, दोनों काउंटर कर जाएंगे दूसरे को और अपनी बॉडी स्टेशनरी रहेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहाँ आ रहा है? देखिए नोटिस कीजिए कि हमने सारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स पढ़ लिए, पर क्या मैंने बॉडी के इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में बात करी अभी तक? ये फोर्सेस की वजह से क्या बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं आपसे बोलता हूँ किसी भी बॉडी पर आएगा। ये भी तो हो सकता है ना, ये फोर्सेस जब लगेंगे ये इस बॉडी को फेल कर दें, ये बॉडी फेल हो जाए, बीच में से टूट जाए, बॉडी फ्रैक्चर आ जाए इसके अंदर। तो यही सब चीज़ें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलूँगा मैं इसकी? मैं बोलूँगा कि बिहेवियर ऑफ बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ लोड्स एंड इंटरनल फोर्सेस जनरेटेड इनसाइड बॉडी टू काउंटर दैट फोर्सेस। ये सबको जब हम एक साथ सबमिशन करेंगे इन सबका तो हमारा एक सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम उस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ होगा, एक नॉर्मल सी कहानी जैसा समझते हैं इसको। एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ऑब्वियसली ये मूव नहीं कर सकते,
लेकिन हमें कराना भी नहीं है, क्योंकि हमें बॉडी का इंटरनल पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। तो क्या हुआ होगा, ये बॉडी को ना इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, बॉडी में इलोंगेशन होगा, बॉडी में इलोंगेशन होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बॉडी का जो लीनियर डायमेंशन है वो बढ़ जाएगा, वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन को छोड़कर अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि उसका ओरिजिनल डायमेंशन एल था, तो मेरे ख्याल से अब एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या होगा, जो उसकी चेंज आया लेंथ में, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ उसकी डायमेंशन एल थी, तो अब मैं बोलूँगा थोड़े टाइम बाद मैं इस बॉडी कुछ ऐसा देख पाऊंगा, डेल्टा एल बढ़ गया होगा, तो उसकी अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। अब देखिए ना, अब डेल्टा एल तो हो गया, पर बॉडी ने क्या इतनी आसानी से ये डेल्टा एल होने दिया, भाई आपने फोर्स लगाया और बॉडी में हो गया क्या, इलॉन्गेशन। क्या इतना आसानी से पॉसिबल था, नहीं, क्योंकि बॉडी भी एक रिवर्स फोर्स लगाएगी, जो कि इंटरनली सेटअप होंगे बॉडी के अंदर। क्यों होंगे वो फोर्सेस, वो फोर्सेस इसलिए होंगे क्योंकि वो इस इलॉन्गेशन को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि मैं वापस से उसी स्टेट में पहुंच जाऊं जो मेरे को ओरिजिनली मिला था, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड जनरेट होंगे, और जब इन रेजिस्टेंसेस को हम क्रॉस सेक्शन पर पढ़ते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तब इनको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेस के नज़दीक चलते हैं, देखते हैं स्ट्रेस क्या है। अभी जैसा हमने समझा कि ये हमारी कहानी चल रही है, मैंने क्या किया, मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, मैंने इस बॉडी को काट दिया, मैंने समझने के लिए कि बॉडी में एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, मैंने इसको काट दिया, वन मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, मैंने इसको काट दिया। जैसे ही मैंने इसको काटा, मैंने देखा कि मैं इधर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन में ऐसा कुछ हुआ कि फोर्स हमारा एफ लगा हुआ था, तो क्या हुआ होगा, बॉडी भी कोशिश करेगी कि ये इसकी वजह से इधर ना जाए, ये एक रिवर्स फोर्स लगाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम वही रहेगा जो एक्सटर्नल था। तो जब मैं इसको यहाँ काट दिया, तो मुझे पता चला यहाँ पे फोर्स जो आ रहा है एफ ही आ जाएगा। ये कौन सा एफ फोर्स है, ये वो एफ फोर्स है जो बॉडी ने इंटरनली सेटअप करा अपने अंदर, ताकि वो रेस्ट्रिक्ट कर सके अपने चेंज इन डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर सके, इसलिए उसने भी एक फोर्स लगाया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे एफबीडी बनाएंगे, तब भी आपका यही डायग्राम बनने वाला था। और इस पोर्शन की बात करूंगा, तो इस पोर्शन में आपका फोर्स एफ ये था, और इस फोर्स को काउंटर करने के लिए बॉडी भी ये फोर्स लगाएगी एफ। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका बैलेंस हो जाता है। ये हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, मैंने इसलिए बोला था आपसे कि जो स्टैटिक्स है वो बहुत जगह यूज होने वाला है, हालांकि डायनामिक्स की बात कहीं नहीं होने वाली, लेकिन स्टैटिक्स आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को जब मैंने काट दिया, इस बॉडी को ऐसे नहीं देख के मैं ऐसे कर देता हूँ, आपकी तरफ कर देता हूँ इसका व्यू, यानी कि मैं इस बॉडी को सामने से देखूंगा तो ये इसका कुछ एरिया होगा। अगर मैं बोल रहा था ये सपोज करो एल है, छोटा एल है, और ये मैं बोल रहा था छोटा एच है, और एक बी होगा जो अंदर की साइड होगा, तो जब मैं इसको आपकी तरफ मूव कर दूंगा तो ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, छोटा एच। और अब समझिए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपकी तरफ आ रहा है इस टाइप से, तो जब ये फोर्स ओवर दिस एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कैलकुलेट होगा, तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रेस, तब हम बोलते हैं इसको स्ट्रेस, ठीक है। अब इस स्ट्रेस को जानते हैं, स्ट्रेस कैसे लगता है, कि क्या इसकी यूनिट्स होती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं। तो सबसे पहले आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी, क्या, कि स्ट्रेस जो है वो है फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स हमेशा हम न्यूटन में देखते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया फिलहाल मैं मीटर स्क्वायर में ले लेता हूं। और मैं जानता हूं पहले से, मैंने प्रेशर चैप्टर पढ़ा था, मुझे पता है ये बराबर होता है पास्कल के, प्रेशर की यूनिट, वन ऑफ द यूनिट जो होती है। अच्छा, एक तो पास्कल ये हो गई, अब मेरे हिसाब से एक और यूनिट हो सकती है इसकी, ये भी तो हो सकती है ना। कभी कभी हमारे डायमेंशन एमएम में होते हैं, छोटे होते हैं, शाफ्ट जो होते हैं एमएम में लेते हैं, उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्रॉस सेक्शनल, 5/4 d स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एमएम स्क्वायर में होता है। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना मैंने इसको, और जब मैं इसको और ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻⁶, जो कि ऊपर चला जाएगा, और फिर क्या होगा 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर,
सॉरी ये mm नहीं है, मीटर स्क्वायर, और ये ऑलरेडी मुझे पता है पास्कल होता है, तो मैं बोल दूंगा 10⁶ पास्कल, जिसको हम लिखते हैं मेगा पास्कल। गाइस अगर एक चीज बताइए, अगर मैं न्यूटन की जगह अगर मैं यहाँ किलो न्यूटन यूज कर लेता तो मैं जानता हूँ कि ये तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो किलो यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁶ पास्कल, यानी कि 10⁹ पास्कल, यानी कि 1 GPa। तो ये वेरियस यूनिट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं स्ट्रेस के लिए। कई लोग बोलेंगे स्ट्रेस जो है पास्कल लेके घूम रहा है, यानी कहीं ये प्रेशर से रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ओनली एंड ओनली इनके सिर्फ और सिर्फ इनकी यूनिट्स मैच करती हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस है, प्रेशर जो होता है ना वो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है किसी भी सरफेस पर, है ना, और नॉर्मली भी, यानी कि किसी भी सरफेस पर जब आप एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं और वो सरफेस को या उस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेशर हमेशा किसी भी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, और जो प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है लगने का फोर्स का, वो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेस होती है वो आगे चल के आप देखेंगे वो कंप्रेस भी करती है, वो एलोंगेट भी करती है, यानी वो टेंसाइल नेचर की भी हो सकती है, वो कंप्रेसिव नेचर की भी हो सकती है। उसका डायरेक्शन जरूरी नहीं है नॉर्मल हो, उसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपने अभी शेयर स्ट्रेस भी देखेंगे अभी जाकर, तो स्ट्रेस की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से होता है, जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बॉडी प्रोवाइड करती है ओवर द क्रॉस सेक्शन, उसकी वजह से होता है। प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल लगता है हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के, लेकिन शियर स्ट्रेस हमेशा नॉर्मल लगना जरूरी नहीं है, वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। शियर स्ट्रेस नहीं, सॉरी, स्ट्रेस जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। उसके बाद जो प्रेशर है वो हमेशा बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, जबकि जो स्ट्रेसेस हैं वो आपकी बॉडी को कंप्रेस भी कर सकती हैं, वो आपकी बॉडी को इलोंगेट भी कर सकती है। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं, इतना ही जानते हैं प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस। अब एक चीज हमने पढ़ी थी बीच में, स्ट्रेन, एक शब्द आया था बीच में, स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन? तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने लोड लगाया, लोड के कारण क्या हुआ होगा, बॉडी में इलोंगेशन आया होगा। इलोंगेशन से मेरा मतलब है यहाँ पे उसके डायमेंशन में चेंज आया होगा, उसके डायमेंशन बढ़ गए होंगे। और जब हम चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन की बात करते हैं, इस रेशो की बात करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रेन। बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चेंज इन डायमेंशन जो है वो मीटर में होती होगी या mm में होती होगी, और ओरिजिनल डायमेंशन भी मीटर या mm में होता होगा, यानी कि दोनों दूसरे कैंसिल कर देते होंगे, यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये भी जरूरी था, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, मेगा पास्कल होता है, गीगा पास्कल होता है। ठीक है, अभी एक चीज समझते हैं कि चीजें एक्चुअली में हो क्या रही हैं। देखिए फिर से समझते, एक बॉडी लिया, बॉडी पर फोर्सेस लगाए, कौन सा, टेंसाइल नेचर का, आप कंप्रेसिव भी लगा सकते हो, लेकिन हम टेंसाइल लेके चलते हैं। टेंसाइल नेचर का एक फोर्स लगाया गया, उससे क्या हुआ, बॉडी में इलोंगेशन आया। क्या आया, बॉडी में इलोंगेशन आया। उस इलोंगेशन को बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही, तो वो क्या कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बॉडी में इलोंगेशन आया यानी कि स्ट्रेन्स आई उसके अंदर। अभी हमने देखा ना स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि उसके शेप में फर्क आ रहा है, या तो वो बढ़, या तो वो खिंच रहा है क्योंकि टेंसाइल नेचर का लोड है, या वो कंप्रेस हो रहा है क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का लोड है। तो स्ट्रेन्स आ गए, उस स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्ट्रेसेस लगाए जा रहे हैं। क्या है स्ट्रेसेस, फोर्सेस हैं क्रॉस पर यूनिट एरिया, बॉडी लगा रही है किसके अगेंस्ट में, एक्सटर्नल लोड जो आपने लगाया था। ठीक, वो स्ट्रेस हो गया। तो तीनों कहानी हमने समझ ली कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहले लोड लगाया आपने, लोड की वजह से स्ट्रेन आई है, और स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए ऐसा बॉडी समझती है, तो वो स्ट्रेस लगा रही है। ठीक है, अभी जानने वाली बात ये कि बॉडी जो है इंटरनल फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, जो कि स्ट्रेस है ना, पर बॉडी में फिर भी फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस बॉडी ने लगाया है वो कम है एज कंपेयर टू जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ होगा उस बॉडी में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस।
बॉडी जो है, स्पेसिमेन जो है, उसका एक क्षमता है, उसका एक परमिसिबल वैल्यू है, ठीक है, जितने परमिसिबल वैल्यू के स्ट्रेस को वो सहन कर सकती है। अगर आपने इसकी स्ट्रेंथ से ऊपर का लगा दिया लोड, तो ऑब्वियसली बॉडी उतना लोड अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो फ्रैक्चर हो जाएगी। इसीलिए हम सोम पढ़ते हैं। सोम पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइंस करने वाले हैं और आपका डिज़ाइन फेल ना हो, इसलिए ज़रूरत है आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को समझने की, उस पर्टिकुलर लोडिंग को समझने की जो उस स्ट्रक्चर पे लगने वाले हैं, और उस लोडिंग को बियर करने के लिए आपको कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जो फेलियर के बिना आपको प्रॉपर आउटपुट दे, ठीक है। तो ये था। अब समझते हैं कि स्ट्रेसेस और स्ट्रेन कितनी तरह की होती हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जो है जनरली दो तरह की होती है। एक होता है ट्रू स्ट्रेन, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस जो है, मैंने बोला वो दो तरह की होती है, कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज। वन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, अदर इज ट्रू स्ट्रेस। फर्क क्या है? देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि इन जनरल होता क्या है, जब भी आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उस बॉडी की लेंथ बढ़ती है। और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि वॉल्यूम किसी भी बॉडी का फिक्स होता है। वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? यानी कि अगर ये बॉडी में जितना मटेरियल लगा है, क्या बिना किसी बात के और मटेरियल आ जाएगा इसके अंदर? उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता, फिक्स्ड होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, यानी लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, तो ये किसके एक्सपेंस पे हो रहा होगा? मेरे हिसाब से ये इसके एक्सपेंस पे हो रहा होगा, जिसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही बोल रहे थे। यानी कि इन ओवरऑल जब भी हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, या लेंथ घट रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला देखूं कि सिग्मा बराबर था P बाई ए के, तो एरिया तो हमेशा बढ़ता या घटता रहेगा। तो मेरे लिए तो कैलकुलेशन करना हमेशा मुश्किल हो जाएगा, हर पॉइंट पे एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है, तो मेरी वैल्यू हमेशा स्ट्रेस के अलग आएगी। इस चीज़ को हटाने के लिए हम हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस के ऊपर फोकस रखते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि लोड अपॉन जो एरिया है वो हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा। यानी कि स्पेसिमेन का जो ओरिजिनल एरिया था, जो आपने कंसिडर करना था, उसी की बात होगी। एरिया कभी आप चेंज नहीं करेंगे। हाउएवर एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं करने वाले। दूसरी बात, अगर आप उस एरिया को कंसिडर करते हैं, यानी कि एक और केस ले रहा हूँ, लोड अपॉन पहले आपका ओरिजिनल एरिया, इसमें प्लस या माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर कंप्रेशन हो रहा है तो एरिया बढ़ जाएगा, टेंसाइल नेचर के लोड में एरिया घट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे ही हमारा फोकस रहेगा, ट्रू स्ट्रेस पे नहीं रहेगा। सेम केस है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर देता हूँ, ये स्ट्रेन हो जाती है। तो स्ट्रेन भी दो तरह की होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने देखा जस्ट कि स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सेम कंडीशन है, अगर डायमेंशन भी तो घट बढ़ रही है ना। और अब अगर आप देखिए, आपके पास बॉडी है, आपने लोड लगाया, तो क्या होगा, इसकी ओरिजिनल लेंथ भी तो बढ़ गई ना। अगर आप ओरिजिनल लेंथ हर पॉइंट पे बढ़ाते चलेंगे, ऑब्वियसली चेंज तो आ ही रहा है, और लेंथ भी बढ़ा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग आएगी। हम नहीं चाहते, हमें तो कैलकुलेशन करना है भाई, पढ़ना है सब्जेक्ट। तो फिर वही करने वाले हैं, अगर हम ओरिजिनल लेके चलते हैं हमेशा, तो वो हो जाएगी मेरी इंजीनियरिंग। और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ ओरिजिनल में प्लस माइनस कर देता हूँ एल डेल्टा, तो मेरी हो जाएगी ये ट्रू, ठीक है। तो ऐसे कुछ चलने वाला है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड बातें और हमारा सोम सब्जेक्ट। चलिए अब एक न्यूमेरिकल की मदद से हम इसको समझते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए लाया था, उसको देखते हैं जल्दी से। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, यानी कि एक ही रहने वाला है, वो कहीं से कुछ ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसी बार है, वो कहीं से ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप की बार को प्रिज्मेटिक बार कहा जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दिया हुआ है 10 mm इंटू 20 mm, यानी कि ये क्या है, मेरा एरिया हो जाता है। यानी एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 10 इंटू 20 mm स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
200 mm²। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद उसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर्स। ऑब्वियसली ये ओरिजिनल लेंथ है जिसकी हम बात कर रहे थे तब से, 2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2000 mm। मैं चाहता हूँ कि सारी जो यूनिट्स हैं वो एक ही रहे। और ये जो प्रिज्मेटिक बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड। अब देखिए इस पे ना एक एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है, अगर इसका मैं एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा लग रहा है, इस पे एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है। टेंसाइल यानी जो इसकी लेंथ को बढ़ाने वाला है, बाहर की तरफ लग रहा है, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 100 किलो न्यूटन जो है, यानी कि मैं लोड को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर किलो को मैं चेंज 3 4 5 10 की पावर 5 न्यूटन। चलिए, इलोंगेशन अकर्ड इज 1 mm। और उनको ये भी दे दिया गया कि जो इसमें इलोंगेशन है, यानी कि लेंथ इसकी जो है 2000 mm हुआ करती थी, जिसमें बढ़कर अब 1 mm का एक्सटेंशन भी आ गया है। तो मैं बोल दूंगा कि मेरा जो डेल्टा है वो है 1 mm। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फाइनल लेंथ क्या होगी मेरी, 2001 mm हो जाएगी मेरी फाइनल लेंथ। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी निकालते हैं कि इलोंगेशन क्या होगा, ये होगा 2001 माइनस 2000 यानी 1 mm। वही है, उसने पहले से हमें क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, अगला है, उसने पूछा है मुझसे कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको काट दिया, बीच में से काट दिया। मैं समझाने के तौर पे कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने इसको बीच में से काट दिया और मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। मैंने इस क्वेश्चन को उठाया तो मुझे पता चलता है कि 100 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है, तो बॉडी भी एक 100 किलो न्यूटन का लोड लगा रही होगी इसके एलोंगेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा कि इसको जब मैं सामने से देखूंगा, ये मेरा क्रॉस सेक्शन होगा कितना, ये होगा मेरा 20 × 10 का, आप किधर भी ले सकते हो जब तक मेंशन नहीं है। और ये फोर्स आपका कुछ ऐसा लग रहा है आपकी साइड में, तो मैं बोलूँगा कि टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू इन रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड कितना, P अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो P कितना है मेरा, P है मेरा 10 की पावर 5 न्यूटन। एरिया कितना है मेरा 200 mm²। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा क्या आ जाता है, आपको पहले से पता है, ये आ जाता है मेरा मेगा पास्कल में, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये लीजिए कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 200, 2 0 यहाँ से कट जाती है, ये आ जाता है मेरा 50 MP। ठीक, ये आता है मेरा 50 MP, सॉरी 50 नहीं होता, 5 है ना, 10 की पावर 5 है, तो ये 1 0 बचेगा, तो ये 2 यहाँ से कट जाते हैं, तो 2 इसको कट करेगा, ये आएगा 500 आएगा। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने वो पावर 4 समझ लिया था, 500 MP आ गया। अब आपसे कोई कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेन निकालिए, अभी आपने स्ट्रेस तो निकाल लिया, स्ट्रेन निकालने में क्या बड़ी बात है, बताइए भाई। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से शो किया जाता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डायमेंशन कितना है 1 mm, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी 2000 mm। ठीक है, और आपको पता है mm/mm यानी इसकी यूनिट तो आनी ही नहीं वाली है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 कर दिया, यहाँ पे 1 0 वो कर दिया, 1 2 3 4 यानी कि 10 की पावर -4 चला गया ऊपर, और ये इसको डिवाइड कर देगा तो कितना जाएगा 5 × 10 की पावर -4, ये आ गई मेरी स्ट्रेन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, तो बेसिक था ये। तो गाइस, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ, तो मुझे मेरा फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कुछ और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप वहाँ पे जरूर बताइए मुझे। और इसी सीरीज़ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, प्लीज़ वहाँ लिखिए, मैं ज़रूर उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।